मुंबई की पहचान बॉलीवुड से हुआ करती थी। जिसको भी एक्टर बनना होता था वो मुंबई आ जाता था। क्या सपने थे? मुंबई आने के पीछे एक्टर बनने की चाहत बिल्कुल भी नहीं। आते ही मैंने ये तय किया था कि पहले 7 दिन में जो मुझे नौकरी दे देगा, पहली नौकरी दे देगा, वो मैं ले लूँ। बहुत इंडिपेंडेंट माइंड था। थिंक मैं मुश्किल से 10-12 सेकंड के लिए शायद कोई पहचान पाए तो पहचान पाए। तो इस तरह के काम बहुत सारे किए। रिजेक्शन ज़्यादा हुए हैं, काम कम मिला है मुझे। स्ट्रगल इज अ कांस्टेंट कंपेनियन। हर फेज कोई ना कोई चैलेंज लेके आता है। मैं एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग से आया नहीं था। मैंने सब कुछ ऑन द जॉब सीखा है, काम करते हुए, लोगों को करते हुए देख के, बहुत सारी गलतियां करके जो भी थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ मैं सीखा हूँ। Does fame make somebody arrogant? आई थिंक वो आपकी पर्सनैलिटी में होता है। फेम ना भी हो तो भी लोग एरोगेंट होते हैं, फेम आ जाता है तो भी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। ऑफ कोर्स लोगों को वो मैग्नीफाई करके दिखता है जब someone gets popular। आपने बोला था कि मैं अपनी कहानी का हीरो। मैं दिमाग में अपनी कहानी बना के चलता हूँ। जहाँ मेरा किरदार जो है वो हीरो है, बाकी सब सह अभिनेता हैं, सपोर्टिंग कास्ट है। कंटेंट इज द किंग और स्टार पावर डोमिनेट्स दिस इंडस्ट्री। भाई कंटेंट बना दो, क्वालिटी, राइटिंग, परफॉर्मेंस, अब चलेगा। कुछ भी मार्केट में भेज दो। What are some red flags for the aspiring actors? डॉक्टर बनता है 5 साल में इंसान, इंजीनियर बनता है 3-4 साल में। हर प्रोफेशन में एक समय होता है जो दिया जाता है तैयारी के लिए। एक्टिंग में लोगों को लगता है कि आए और बस बन गए। Which character of yours is closest to the real Pramod Pathak? बाप रे। Which OTT series did you enjoy doing more, Maharani or Mirzapur? दोनों। One Bollywood star you think is a gem of a person? अरे बाप रे। ओह, Hello everyone, I'm your host Achal Jindal and I welcome you to a very exciting episode where we delve deep into the journey of a phenomenal actor, Mr. Pramod Pathak, who has won millions of hearts through his powerful performance in various films and OTTs like Mirzapur, Maharani. So we'll explore a lot about his journey, about his experiences, his choices, and we'll have some fun in the rapid fire round too. So stay tuned, watch till the end and let's jump in right now. Hello sir, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं am feeling very amazing, feeling so good sitting right in front of you. Thank you. Thank you so much for your valuable time. So grateful. My pleasure. Thank you. Thank you. So sir, शुरू करते हैं आपके early years से। 90s में जब आप मुंबई आए थे, ये वो टाइम था जब मुंबई की पहचान बॉलीवुड से हुआ करती थी। जिसको भी एक्टर बनना होता था वो मुंबई आ जाता था। जैसे शाहरुख खान सर आए, आप भी कानपुर से अपना फैमिली बिजनेस छोड़ के मुंबई आए। क्या सपने थे आपके आंखों में तब? ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो मुंबई आता है या मुंबई जो आता है वो एक्टर बनने के लिए ही आता है। मैं बिजनेस फैमिली का था और मुंबई आने के पीछे एक्टर बनने की चाहत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ फैमिली बिजनेस छोड़ के घर से ये सोच के निकला था कि लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है वो देखेंगे। और वो शायद डिसीजन था, फैसला था, जहाँ मैंने ये सोचा कि बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और मुंबई सिर्फ और सिर्फ मैं एक राह ढूंढने आया था। और शुरुआती साल में मैंने 96 में, फरवरी 96 में आया बॉम्बे, मुंबई। और आते ही मैंने ये तय किया था कि पहले 7 दिन में जो मुझे नौकरी दे देगा, पहली नौकरी दे देगा, वो मैं ले लूँगा। और क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे और ये सोचा था कि नौकरी करते हैं फिर देखते हैं कि लाइफ में आगे क्या करना है। तो एक्टर बनने की चाहत कहीं दूर दूर तक नहीं थी। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि एक्टर बनना है। बस ये था कि मुंबई आए हैं, सरवाइव करना है और फिर देखना है कि आगे लाइफ कहाँ लेके जाती है। लेके जाए। बिल्कुल रैंडम डिसीजन था। इसके पीछे एक्टर बनने की बिल्कुल चाहत नहीं थी। Sounds interesting. Was it कि आपका फैमिली बिजनेस जो आपने छोड़ा, it was because your mindset did not match with your family's mindset या फादर के माइंडसेट से, एंड आपको अपनी अलग पहचान बनानी थी? ऐसा क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ पिछले शुरुआती 8 साल जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो मेरी हॉस्टल में हुई। बहुत खूबसूरत जगह है, नैनीताल से।
और हॉस्टल में पढ़ने की वजह से हुआ क्या कि बहुत इंडिपेंडेंट माइंड था, स्वच्छंदता से सोचने की आदत पड़ चुकी थी और लगता था कि खुद करके देखते हैं और जिसमें मन लगेगा वो करेंगे। फैमिली बिजनेस का ऐसा था कि मैं कभी घर पे रहा ही नहीं था, और जब फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया तो पहले 5-6 महीने में ही समझ में आ गया कि ये तो मैं जीवन भर नहीं कर सकता, और ये भी पता नहीं था कि करना क्या है। तो डिसीजन ये लिया मैंने 5-6 महीने करने के बाद कि, और किसी की कोई गलती नहीं थी, घर वालों का भी ऐसा कोई दबाव नहीं था कि करना ही करना है, यही करना है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि इसको मैं लाइफ लॉन्ग कर सकूं, पर 6-7 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए भी गलत है और जो काम मैं कर रहा हूँ उसके लिए भी गलत है, क्योंकि मेरा इसमें मन नहीं है। तो मैंने अपने घर वालों को बताया इसके बारे में, और थैंकफुली मेरे घर वाले इतने लिबरल थे उस ज़माने में भी कि मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कि ठीक है, इसको तुम नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, पर जो भी करो मन से करना। और शायद वो एक नसीहत थी जो मैं आज तक लेकर चल रहा हूँ, और यहाँ तक पहुँचा हूँ तो शायद उस नसीहत की वजह से ही कि जो करना है मन से करना है। और मैंने कई काम इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि उसमें मन नहीं था। ओके जी, तो पहली नौकरी मुंबई में आने के बाद जब मैंने की तो लगभग साल भर की, और वो मार्केटिंग रिसर्च का काम होता था, बहुत घूमना फिरना, नए नए लोगों से मिलना। उसने मुझे कहीं हद तक तैयार किया मुंबई के जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए। और करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो ठीक है, पर इसके अलावा भी कुछ और है जो करना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए। और वहाँ से थिएटर देखने का शौक़ हुआ। सिनेमा मैं देखता ही था पहले से ही। थिएटर देखते देखते लगा कि ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको करके देखते, इसको ट्राई करते। और एक थिएटर ग्रुप था अर्पणा, जो हिंदी नाटक करता था उस समय, क्योंकि हिंदी मेरी पहली भाषा थी, मातृभाषा। तो ये हुआ कि देखते हैं, करते हैं इसको, और शौकिया शुरू किया एज अ हॉबी। और जो नियति होती है, डेस्टिनी होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और एकदम से जो शौक़ था थिएटर का, नाटक करने का, देखने का, उसके लोगों के साथ जुड़ने का, वो धीरे धीरे करियर बनता गया, प्रोफेशन बनता गया। नौकरी कब छूट गई पता ही नहीं लगा, और आज तक यहाँ पे पहुँच चुके, नाटक करते हुए, थोड़ा बहुत सीखते हुए, थोड़ा बहुत देखते हुए। दैट्स अमेजिंग। बट आपसे आपकी बात सुन के आई हैव दिस क्वेश्चन इन माइंड कि अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर मुंबई आना, फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया कि आप जाओ, इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज। मतलब आप मुंबई जब आए, आपको डर नहीं लगा मैं कैसे सरवाइव करूँगा, कहाँ रहूँगा, कैसे अपना खर्चा पानी निकालूँगा? ये मैं कई लोगों को ये बोल चुका हूँ कि अगर ये सारे सवाल मेरे दिमाग में होते तो शायद मैं ये कदम उठा ही नहीं पाता, डर जाता। जब निकला था तो इतना जोश था, इतनी हिम्मत थी कि देखा जाएगा जो भी होगा, और निकल पड़े थे। ये सारे सवाल अगर मेरे दिमाग में उस समय आए होते तो शायद मैं घर पे ही बैठा रहता, मैं निकलता नहीं। तो इग्नोरेंस जिसको कहते हैं, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, मुझे पता ही नहीं था कि ये सारी समस्याएं मेरे जीवन में आने वाली हैं या आएंगी, तो मैं ये कदम उठाता ही नहीं, घर से निकलने का, अपने आप को ढूंढने का और कुछ पाने के। तो बहुत इसमें मुझे मदद मिली मेरी नासमझी की, कि मुझे पता ही नहीं था कि इतने सारे एडवेंचर्स या इतने सारे चैलेंजेस मेरे जीवन में आने वाले हैं। और एक बार घर से निकल पड़ते हैं आप अकेले, तो इनसे जूझना ही पड़ता है आपको। अग्रीड। और जब निकले तब समझ में आया कि हाँ, ये कितना चैलेंजिंग है, कितने चुनौती भरा है, पर बहुत मज़ा आया। मैंने इसका बड़ा मज़ा लिया है, लुत्फ़ लिया है। तकलीफ़ें भी बहुत हुई हैं, पर मज़ेदार बात यह है कि किसी भी चीज़ का मलाल नहीं है, किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं है। पर यह है कि एक ज़िंदगी ढूंढने निकले थे, ज़िंदगी ढूंढ रहे थे, ज़िंदगी अभी भी ढूंढ रहे हैं, और आगे भी ये खोज चलती रहेगी। मुझे लगता है कि जो लोग घर से निकलते हैं वो आजीवन कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, तो मैं भी अभी भी ढूंढ रहा हूँ। So your journey tells me that you left Kanpur to find your joy and happiness. Yes.
which reminds me of my latest learning, which I've been reading, is the Greek philosophy, Stoicism. It says that you cannot control events, राइट you cannot control what others expect from you. You can only control your response. You can to maintain that inner peace. राइट तो आपको 90s में पता था ये फिलॉसफी? नहीं, अगेन मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे पता होता तो शायद मैं घर पे ही बैठ के ये ढूंढने की कोशिश करता. मुझे कुछ भी नहीं पता था. मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि जीवन में मेरे साथ क्या आगे होने वाला है मेरे एक कदम से. और मैं आज भी बड़ा मतलब खुश होता हूँ उसके बारे में सोच के कि आखिरकार मैंने वो एक कदम उठाया. नहीं उठाया होता तो पता नहीं मैं कहाँ होता, क्या होता. पर वो कदम उठाना ज़रूरी था उस समय. और थैंकफुली इतना करेज था, इतनी हिम्मत थी कि घर से निकल पाए. नहीं तो घर पे ही बैठे रहते. True, I agree. So on this note, I'll tell my audience कि please recognize what makes you happy, because true happiness lies when you find your own path. Right. Agreed, sir? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है ये So कि आप निकलेंगे नहीं, करेंगे नहीं खुद, तो दूसरे आपसे करवाते रहें, कितना भी करवाते रहें, वो शायद संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिलेगा. मुश्किल है. जी. So how did you got your first job, first role in Bollywood? अरे बाप रे, मुझे ये बड़ा मुश्किल है याद आना अब, क्योंकि नाटक में भी बहुत लंबे समय बाद मुझे रोल मिलने शुरू हुए थे. क्योंकि मैं तब तक सोच रहा था कि इसको शौकिया ही करना है, पेशा इसको बनाना है, ये इतना सोचा नहीं था. मज़ा आ रहा था, कर रहे थे, सीख रहे थे, बाकी के एक्टर्स डायरेक्टर्स को काम करते हुए देखते थे तो बड़ा मज़ा आता था. तो लगता था कि ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी, यही मज़ा है. तो रोल के लिए मैं एक्चुअली कभी किसी के पीछे भागा नहीं उस समय, नाटकों में भी नहीं और सिनेमा में भी नहीं. पर 5, 6, 7 साल जब बीत गए और लगा कि भाई अब तो नौकरी भी छोड़ चुका हूँ और इसको अगर पेशा बनाना है तो कुछ तो कॉन्क्रीट डिसीजन लेना पड़ेगा. फिर कुछ फ़ोटो जो उस ज़माने में खिंचवाई जाती थी, जाके किसी एक फ़ोटोग्राफ़र से वो खिंचवाई और फिर ऑफिसेस में जाके देनी शुरू की. वो पहली बार एक्सरसाइज जो मैंने शायद की है वो ईज़िली मुझे लगता है थिएटर करते हुए 7-8 साल बीत चुके थे, तब से शुरू की. पहला रोल मुझे आई थिंक एक कोई माइथोलॉजिकल फिल्म थी, महिमा काशी विश्वनाथ की करके एक फिल्म बन रही थी शायद. उस फिल्म का क्या हुआ मुझे आज तक पता नहीं है, पर मुझे जहाँ तक याद आता है वो शायद पहला एक ऐसा मौका था जब मैं एक फिल्म सेट के ऊपर गया था और मैंने कुछ तो किया था. पर मुझे कुछ ख़ास उसका याद नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अगेन मैं कुछ सीखने गया था, कुछ एंजॉय करने गया था, मज़े लेने के लिए गया था. वो मुझे याद है शायद 2-3 दिन गया और मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया. पर हाँ ये है कि सेट का माहौल, लोगों को काम करते देखा और जो मुझसे कहा गया वो मैंने कर दिया. पर वो शायद फ़िल्म पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई या पूरी बनी भी नहीं. पर ये है कि शायद वो मेरा एक पहला वो था. शायद उससे पहले भी एक आध सेट पे मैं गया हूँगा, पर वो खड़ा करके फ्रेम में वापस बुला लिया गया, शायद उतना ही था. तो महिमा काशी विश्वनाथ की एक फिल्म थी जो शायद थोड़ा बहुत उसमें टॉकी पार्ट था. तो वो मैं कह सकता हूँ. फिर मैंने एक फ़िल्म की थी लेजेंड ऑफ भगत सिंह, वहाँ पे भी मैं खड़ा ही था. तो वो फिल्म अजय देवगन जी थे उसमें. तो उसमें भी कुछ महीने भर मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था, पर आई थिंक मैं मुश्किल से 10-12 सेकंड के लिए शायद कोई पहचान पाए तो पहचान पाए. तो इस तरह के काम बहुत सारे किए. थोड़े पैसे मिल जाते थे, थोड़ा अपना शौक भी पूरा होता था. और पहला डिसेंट रोल आई थिंक मुझे लगता है फंस गए रे ओबामा फिल्म थी, जिसमें मैंने एक सीन किया था एसपी का. तो वो करने में बहुत मज़ा आया था मुझे. तो आई थिंक फर्स्ट फिल्म और उसमें रोल जो मैंने एंजॉय किया और मुझे याद है वो फंस गए रे ओबामा. जी. सर, जब हम अपना करियर बना रहे होते हैं, जैसे आपने बोले बहुत सारी मुश्किलें भी आई, हम अपना 100% देते हैं,
राइट अगर हम एक्टर्स की लाइफ के बारे में बात करें तो एक एक्टर बहुत रिहर्सल करता है, ऑडिशंस देता है, अपना 100% देता है, बट कई बार हाथ से रोल निकल जाता है। आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपको लग रहा था कि ये रोल आपको मिलेगा, बट बिकॉज ऑफ द इन हाउस पॉलिटिक्स या सर्टेन अदर इवेंट्स आपके हाथ से वो रोल निकल गया? देखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मुझे मेरा ये मानना है, और रिजेक्शन बहुत हुए हैं मेरी लाइफ में, मतलब रिजेक्शन ज़्यादा हुए हैं, काम कम मिला है, मुझे ऐसा लगता है। बट ये पार्ट एंड पार्सल है हमारी इंडस्ट्री का, हमारे प्रोफेशन का, कि इसमें बेस्ट चॉइस का जो डिसीजन है वो डायरेक्टर्स पे होता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर होता है, उनके पास होती है ये डिसीजन मेकिंग जो फैसिलिटी है। आपको कितना भी अच्छा लग जाए कि मैंने तो बहुत कमाल का काम किया है, मैंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है और ये रोल तो मेरा ही है, बट यू नेवर नो कि सर्कमस्टेंसेस और रियलिटीज़ क्या हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स वगैरह का मुझे पता नहीं, और मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं। मुझे जो काम मिला है बहुत अच्छा मिला है, मैंने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया है, और जो रोल नहीं मिला मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, मैं जाने देता हूँ। हाँ, डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ एज अ परफॉर्मर, कि आपको लगता है कि ये रोल मैं करता और मुझे इसके लिए पूछा गया है, और कभी कभी लगा कि यार ये मिल जाता तो बहुत मज़ा आता, पर वो नहीं हुआ। बट आई डोंट थिंक अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं 1-2 दिन के बाद उसको भूल जाता हूँ, एंड देन आई लुक अहेड एंड कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग कि ये छूटा है कोई बात नहीं, पर आगे जो आएगा वो इससे बेहतर आएगा और अच्छा आएगा। जी, जो हुआ अच्छे के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत मेरा इसमें बहुत विश्वास है कि आप उस समय शायद डिसअपॉइंटेड फील कर रहे होते। जैसे मेरे साथ 2-3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ने सामने से मुझे अप्रोच किया और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर था, फैंटास्टिक रोल था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, पर सडनली वो गायब हो गए। उनका पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गए, और फिर कुछ महीनों कुछ सालों के बाद पता लगा कि वो प्रोजेक्ट बन भी गया और किसी और ने किया। फिर उसके बाद में जब आप वापस सोचते हो तो आपको लगता है कि अच्छा हुआ, ये शायद मेरे लिए नहीं था। तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो होता है वो बहुत जल्दी चला भी जाता है, और मैं सालों साल उसके बारे में सोचता रहूँ ऐसा मैं हूँ नहीं। मैं बड़ी जल्दी भूल भी जाता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि शायद इससे बेहतर कुछ आना है, इसलिए ये हाथ से गया। I think that's a beautiful way to think about your life. Right. But कभी ऐसा हुआ है कि स्ट्रगल के दौरान आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई हो? बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट इन दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री, मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाती है लोगों की, दे गो इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी। सो हैज इट एवर हैपेंड टू यू? ये थोड़ा टेढ़ा सवाल इसलिए है क्योंकि मुझे आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टेल पीपल की जो मेरी सिचुएशन रही है पूरी काम करने के दौरान, उसमें कभी ऐसा वक्फा आया जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, ये डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ या सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। बट ऐसी मिलती जुलती सिचुएशन आई थी, बट वो मेरे प्रोफेशन की वजह से आई थी, ऐसा नहीं है। Okay. मैं बहुत अकेला था। मुंबई जब आया था तो मैं हार्डली किसी को जानता था, और जिस तरह का मैं काम कर रहा था, जिस तरह के स्ट्रगल्स या संघर्ष से मैं गुजर रहा था, उसमें मेरे उम्र का कोई भी इंसान होता तो शायद वो जिसको हम डिप्रेशन बोल रहे हैं या एंग्जाइटी बोल रहे हैं या इनसिक्योरिटीज़ बोल रहे हैं, इन सब से गुजरता वो। पर मैंने कुछ तरीके ढूंढ निकाले थे जिससे कि मैं शायद उन वजहों में नहीं पड़ा। एक तो थिएटर था, दिन में नौकरी करते थे, शाम को थिएटर करते थे, तो थक के इतने चूर हो जाते थे कि ऐसा करता था बस नींद मिल जाए बहुत है। फिर जब नौकरी छूट गई, थोड़ी सिचुएशंस गड़बड़ हुई, रोज़ी रोटी का थोड़ा मुश्किल हो गया काम, क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं था, तो ये हुआ कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे इधर उधर के काम करने शुरू किए, राइटिंग में लोगों को असिस्ट करना शुरू किया, बैक स्टेज का बहुत काम करने लग गया, मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोगों को असिस्ट करने लगा, तो थोड़ा बहुत वहाँ से पैसा आता था। बट फिर भी एक अच्छी बात ये थी कि उस ज़माने में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे।
कोई कुछ पूछ लेता था कि भाई ये काम करोगे, तो मैं तैयार हो जाता था, क्योंकि उसको करने में एक तो अनुभव मिलता था और कुछ सीखने को मिलता था। तो उस दौरान एक एनजीओ था आंगन, वो कुछ बच्चों के साथ काम करता था, और वो बच्चे थे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर। निखिल आडवाणी जी जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी पत्नी सुपर्णा जो थी वो आंगन चलाती थी एनजीओ। पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे ढूंढा और मुझे ये ऑफ़र दिया कि भाई हम इन बच्चों के साथ काम करते हैं, आप क्या जाके इनके साथ कुछ काम करना चाहेंगे? तो पता नहीं क्यों मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ अनुभव नहीं था इस तरह के बच्चों के साथ काम करने का। और जब मैं अंदर गया और वहाँ उन बच्चों के साथ काम करने लगा, एक तो ये स्टेट रन ऑब्जर्वेशन होम्स होते हैं जहाँ पे इन बच्चों को लाया जाता है, वहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं होती। इन बच्चों की कहानियाँ मतलब ऐसी हृदय विदारक होती हैं कि आपका दिल टूट जाए। और मैंने जब देखा कि इस एनजीओ के जो काउंसलर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हर दिन जाते हैं इन लोगों के साथ काम करते हैं, इन बच्चों के साथ काम करते हैं, तो मैं शुरुआती दिनों में बहुत डर गया था, क्योंकि बहुत तकलीफ़ देने वाली कहानियाँ थी उन बच्चों की। और फिर मैंने जब काम करना शुरू किया, कुछ महीने बीते, तो मैं शुरू में कुछ दिनों के लिए गया था तो सोचा था कि अगर मैं इसको एंजॉय करूँगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बोल दूँगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा। पर मैं पता नहीं क्यों साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल गुजर गए, मैं करता रहा वो काम। उस दौरान मुझे लगता है कि पहली दफ़ा उनकी इतनी सारी तकलीफ़ें, उनकी कहानियाँ सुनने के बाद कहीं ना कहीं मैं हल्के से एक तनाव या डिप्रेशन या एंजाइटी आप कह सकते हैं से गुज़रा था, क्योंकि मेरी लाइफ भी बहुत सेटल्ड या सिक्योर्ड नहीं थी उस समय। मेरी अपनी बहुत सारी तकलीफ़ें थीं, संघर्ष थे, और जब इन बच्चों के साथ काम करना शुरू किया तो शायद वो तकलीफ़ें, वो संघर्ष और ज़्यादा मैग्नीफाई हो गए। और उस दौरान मुझे लगता है कि मैं उस दौर से गुज़रा था जब मुझे लगा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। और मैंने कुछ साल के बाद उनको जाके बोला भी था कि मैं मेंटली उस सिचुएशन में नहीं हूँ, पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इन बच्चों को कुछ हेल्प कर सकूँ, बिकॉज आई नीड सम हेल्प। और मैंने वो काम बंद किया था कुछ सालों के लिए, और फिर अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। एंड आई रियलाइज्ड कि आई स्टार्टेड निगलेक्टिंग माई सेल्फ अ लॉट वाइल आई वॉज वर्किंग विद देम। और जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि आप अपना कम ध्यान दे रहे हो, चीज़ें थोड़ी संभलनी शुरू होती हैं। और फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, और धीरे धीरे वो फीलिंग्स जो हैं वो अपने आप ही दूर होती गई। तो बहुत ज़्यादा मैं फॉर्चुनेट हूँ कि बहुत बड़ी समस्या में नहीं आया। You realized it fast? बहुत जल्दी समझ में आ गया, क्योंकि अगर आप खुद ताकतवर नहीं हो, आप खुद पावरफुल नहीं हो, तो आप जो आपके सामने तकलीफ़ से गुज़र रहा है, या आप उसको बहुत ज़्यादा हेल्प या सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन बच्चों कि मैं कोई ख़ास मदद नहीं कर रहा हूँ जब मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। True. तो मुझे पहले अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, फिर मैं शायद कुछ कर पाऊँगा उनके लिए। Agreed. तो वो मेरी ज़िंदगी का आई थिंक बहुत ही डार्क फेस भी कह सकते हैं आप, जब लगता था कि शायद ये कठिन है, ये चल नहीं पाएगा बहुत लंबे समय तक। और हाइंडसाइट में मुझे रियलाइज़ होता है कि जो काम मैं कर रहा था बच्चों के साथ, शायद कहीं ना कहीं मैं हेल्पलेस होता जा रहा था। जब मुझे पता लगता था कि इनकी कहानियाँ, इनके संघर्ष मैं सुन तो रहा हूँ पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी समस्याओं में ही इतना डूबा हुआ हूँ। तो मैंने अपनी समस्याएं दूर करनी शुरू की, उसके बाद थोड़ा बेहतर हुआ। So while we talk about struggles, I believe that struggle is a constant companion. हर फेज कोई ना कोई चैलेंज लेके आता है, राइट? तो आपको फेम मिलने से पहले आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था, एंड अब जब आपको फेम मिल गया तो आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? Fame has never been my like thing to go for. मैं हमेशा काम के पीछे भागा हूँ, एक्साइटमेंट फॉर दैट वर्क
जो मैं करना चाहता हूँ उसके पीछे भागा हूँ. फेम इज़ अ बाई प्रोडक्ट आई थिंक. जो है अच्छा है, अगर नहीं भी होता तो भी शायद ठीक रहता, बट इट्स अ एडेड बोनस. पर फेम के पहले मेरी लाइफ इज़ स्टिल द लाइफ आई हैव. आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर, एक्टिंग में भी, कैरेक्टर्स में भी, एंड उसके अलावा द होल आइडिया ऑफ थिएटर एंड फिल्म मेकिंग. कि मैं एक तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग से आया नहीं था, मैंने सब कुछ ऑन द जॉब सीखा है, काम करते हुए, लोगों को करते हुए देख के, और बहुत सारी गलतियां करके जो भी थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ मैं सीखा हूँ. तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ना होने की एक अच्छी बात मुझे जो अपने बारे में लगी कि मैं बहुत सारे मिस्टेक्स करता गया और मुझे पता भी नहीं था कि मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, बट उसके साथ साथ मैं सीखता भी गया. कितना सीखा कितना नहीं सीखा वो लोगों के ऊपर है. पर ये है कि फेम वॉज नेवर अ थिंग फॉर मी. मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे फेम के लिए काम करना है. वो एक्सीडेंटली अगर होता गया है मेरे साथ तो बहुत अच्छा लगा है मुझे, और शायद नहीं होता तो भी ठीक ही था. पर हाँ, मैं एक चीज़ के पीछे हमेशा भागता रहा हूँ कि मुझे एक्साइटमेंट चाहिए काम में. तो मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, मैं थोड़ी अपनी शॉर्ट फिल्में भी बनाता हूँ. अब मैं स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ जो मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ एज अ फीचर, और खुद के नाटक लिखता हूँ, खुद के थिएटर ग्रुप मैं चलाता हूँ. तो कॉन्स्टेंटली मैं एक्साइटमेंट ढूंढता रहता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा बूस्टर है चलते रहने का. फेम आ रहा है थोड़ा बहुत है, ज़्यादा होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, पर मुझे काम करते रहना है, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है. So does fame make somebody arrogant? Do you think that? I don't know. I'm no one to judge people on that. Fame, I think वो आपकी पर्सनालिटी में होता है. फेम ना भी हो तो भी लोग एरोगेंट होते हैं, फेम आ जाता है तो भी. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पर्सनालिटी. ऑफ कोर्स लोगों को वो मैग्नीफाई करके दिखता है जब समवन गेट्स पॉपुलर और सक्सेसफुल, बट वो पर्सनालिटी के अंदर होता है. किसी के अंदर एरोगेंस है, किसी के अंदर नहीं है, किसी, और वो आई थिंक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है. किसी के रिलेशनशिप में आपको लगेगा कि शायद ये एरोगेंट नहीं है, बट वही पर्सन किसी और के साथ जब इंटरेक्ट करेगा और आप दूर से देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो बड़ा एरोगेंट है. तो इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव. मुझे लगता है कि फेम की वजह से एरोगेंस आता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा. वो आपकी पर्सनैलिटी में है या नहीं है. Agreed. I think I would 110% agree to it. And I love this line कि fame amplify हो जाता है personality के हिसाब से. बिल्कुल. That's very good. So sir, आपने काफ़ी intense characters play किए, like usually the bold, the negative ones, right? Why do filmmakers think that you do justice to these roles? कई लोग मुझे पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने मुझे जब पर्सनली सामने से देखा तो बोले अरे आपका चेहरा तो बड़ा सॉफ्ट है, ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको इस तरह का रोल करना चाहिए. हाँ, तो मैंने उनको यही बोला कि मुझे भी पता नहीं है कि लोग मुझे इस लाइट में क्यों देखना चाहते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर्स या वो. बट अगर आपको लगता है कि मेरा चेहरा तो बड़ा पॉजिटिव चेहरा है और सॉफ्ट है, तो मुझे तो बेहतर पॉजिटिव कैरेक्टर्स मिलने चाहिए. बट ये आई थिंक सामने वाले जो लोग हैं उनके देखने का नज़रिया है कि वो मेरे चेहरे में, मेरी पर्सनैलिटी में क्या देख रहे हैं. शायद जो स्टोरी टेलर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो उस तरह के कैरेक्टर्स को मेरे चेहरे या मेरी पर्सनैलिटी में देखते हैं, इसलिए वो ऑफ़र करते हैं. पर मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ कि मुझे हीरो के रोल भी दे दें लोग. मैं चाहता हूँ कि एक्शन करने के लिए भी दे दें लोग रोल, मुझे कॉमेडी करने के लिए भी दो. मेरा काम है एक्टिंग करने का, परफॉर्मेंस करने का, और मेरी जितनी एबिलिटी है उसके हिसाब से मैं सब कुछ करना चाहता हूँ. और मैं हमेशा तैयार रहता हूँ चैलेंजेस के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स लोग ऑफ़र करें और पता तो लगे कि मुझे मैं कितने पानी में हूँ. No sir, you've done such an amazing job, and I think your journey is quite aspiring for people. Thank you. So how do you take, when you talk about different roles, right? Now how do you take career decisions? Is it
ऑल ऑन इंस्टिंक्ट बेसिस कि यार मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये कर लेता हूँ, या यू हैव अ सर्टेन थॉट प्रोसेस या फिलॉसफी कि मुझे जो रोल लेना है वो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के ऊपर लेना है? देखिए, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एटलीस्ट मुझे मेरे करियर को लेके जो समझ में आया है वो ये है कि अगर कोई मुझे रोल एक्साइट कर रहा है तो मैं उसको पूरी कोशिश करता हूँ कि करूँ। दूसरा बड़ा डिसीजन होता है कि फाइनेंशियली ये कितना वायबल है प्रोजेक्ट मेरे लिए या ये कैरेक्टर करना। अगर वो बहुत एक्साइटिंग नहीं है तो मैं पैसे को इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्टर इन टेकिंग दीज डिसीजंस। पर अगर किरदार दमदार है, कहानी अच्छी है, मेकर्स अच्छे हैं, तो मैं एक बार को पैसे को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस देता हूँ। और अगर रोल बहुत अच्छा नहीं है और मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें पैसे अच्छे मिल जाएंगे मुझे और मेकर्स अच्छे हैं, दे विल ट्राई एंड गेट समथिंग आउट ऑफ मी, तो पैसे मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली कर लूँगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। हर कैरेक्टर अगर मैंने एग्री कर दिया है उसमें, भले ही पैसा अच्छा ना मिले और भले ही वो रोल छोटा हो, अगर मैं एक्साइटेड हूँ उसको लेके, देन आई गो ऑल आउट। फिर मैं उसको ऐसे अप्रोच करता हूँ जैसे ये रोल मेरे लिए ही बना था, और मैं फिर उसको जो मेरी समझ है, जितनी मुझसे मेहनत हो सकती है और जितनी मुझे हेल्प मिल सकती है उसको करने में, मैं सब कुछ यूज़ करता हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ उसको। आई रिमेंबर व्हेन वी वर टॉकिंग बैक स्टेज, Yes. आपने बोला था कि मैं अपनी कहानी का हीरो हूँ। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। भले ही आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव रोल, Right. बट आई एम माय ओन हीरो। बिल्कुल, क्योंकि कहानी अगर कोई लिख रहा है, राइटर ने कहानी लिखी है, उसमें ऑफ कोर्स उनके दिमाग में एक या दो कैरेक्टर्स होते हैं जो उनके हीरोज़ होते हैं, नायक नायिका, उनको ध्यान में रख के कहानी लिखी जाती है। पर आसपास किरदार भी होते हैं बहुत सारे डिफरेंट, अलग अलग। डायरेक्टर आता है, डायरेक्टर अपनी सोच लेके आता है, वो भी ज़्यादातर नायक नायिका के साथ ही थोड़ा ज़्यादा समय बिताता है। पर किरदार जब आते हैं, किरदार वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टर उनको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहता है। फिर अभिनेता होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस कैरेक्टर को अगर कोई और इम्पोर्टेंस उतना नहीं दे रहा है तो आप दें। और जितने भी किरदार मैं करता हूँ, मुझे लगता है अपनी समझ के हिसाब से कहानी में मैं वो नज़रिया ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई ये हीरो है, ये कहानी का हीरो है। अब वो भले ही कुछ पॉजिटिव कर रहा हो, कुछ नेगेटिव कर रहा हो, वो कहानी का एक मुद्दा हो सकता है। पर मेरे लिए अगर मैं वो किरदार कर रहा हूँ तो मुझे ये ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है कहानी में कि ये हीरो है, और अगर ये इस तरह का कृत्य कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके पीछे एक हीरोइक वजह है। और वो कहानी मैं अपने दिमाग में बना के चलता हूँ, भले ही किसी को बताता नहीं हूँ उसके बारे में, अक्सर नहीं बताता हूँ, पर कुछ डायरेक्टर्स को मैं बता भी देता हूँ कि मैंने तो ये सोचा है। अब आपको अगर बहुत गड़बड़ लग रहा है इसमें तो मुझे बताइए कि इसको कैसे अप्रोच करें। पर मैं दिमाग में अपनी कहानी बना के चलता हूँ जहाँ मेरा किरदार जो है वो हीरो है, बाकी सब सह अभिनेता हैं, सपोर्टिंग कास्ट है। I think that's a beautiful way to see the world. Thank you. But you know, there's one thing which often confuses me. जब हम struggle time पे होते हैं, right? Lot of opportunities comes into our way, right? So what do you think कि जो भी opportunity आए वो ले लो, या फिर हमेशा अपनी choices को ऊपर रखो या अपनी preferences को ऊपर रखो, even if you are struggling? मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता। आप एक पायदान तक पहुंचते हैं तो फिर आपको दूसरा पायदान, एक पहाड़ी के चोटी पर पहुंचते हैं तो सामने दिखता है एक और ऊंची पहाड़ी है, तो आप चलते ही जाते हैं, संघर्ष चलता जाता है। वो मुझे लगता है आखिरी सांस तक ख़त्म नहीं होता अगर आप जीवन को इस तरह से, इस नज़रिए से देखते हैं। तो मुझे कभी लगा नहीं कि संघर्ष के मामले में कभी अंत होना है। संघर्ष तो रहेगा। हाँ, ये है कि हर संघर्ष के बाद आप समझ जाते हैं कि अब मुझे अगली छलांग या अगली उड़ान जो लेनी है, किस रास्ते पे और किस दिशा में लेनी है। और संघर्ष की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको जीवित रखता है। वो हमेशा आपको पुश करता है थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और इवॉल्व होने में, थोड़ी और एक्सप्लोरेशन की स्पेस आपको देता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में जाके बैठ गए और आपको लगा कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, हो गया, अब
मैं रिटायर होता हूँ, आराम करता हूँ, तो इसका मतलब है आप रिटायर ही हो जाइए। वानप्रस्थ जो हिंदू फिलॉसफी में कहा जाता है कि वानप्रस्थ ले लीजिए, आप जाइए हिमालय में गुफा में बैठ जाइए और फिर साधना मोक्ष की करिए। प्रतीक्षा कीजिए। मेरी वो तो उम्र नहीं है मेरे ख्याल से अभी। That's good. But you know, with the rise of OTT, I've seen lot of people getting jobs, right? Lot of career has been given to the new artist, जी. right? And the way stories are told in Bollywood has been drastically changed. So what do you think right now? Content is the king or star power dominates this industry? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा इस नतीजे पर पहुंचना कि क्या हो रहा है। इट्स इन द प्रोसेस ऑफ चर्निंग, बहुत बदलाव आ रहे हैं, हर दिन कुछ नया हो रहा है। ओटीटी से पहले टेलीविज़न था, टेलीविज़न से पहले सिनेमा था, तो अभिनेता तब भी काम कर रहे थे, अभिनेता आज भी काम कर रहे हैं। पर यह है कि ओटीटी और टेलीविज़न की वजह से बहुत सारे अभिनेता एक समय में अब काम कर रहे हैं। शायद इससे पहले कभी इतने सारे लोगों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं किया था। तो हर चीज़ हो रही है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस समय। पर मुझे लगता है ये चीज़ बदल रही है लगातार। इट्स इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। ये बात कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं है, पर संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, लोगों को काम मिल रहा है। ये कितने दिन तक ऐसा चलेगा मुझे पता नहीं है, पर यह है कि इसमें कंटेंट इज़ डेफिनेटली किंग। पर क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बाज़ार का काम हो रहा होता है, बाज़ार में एकदम से उछाल जब आता है, तो सबको लगता है कि हमको इसमें घुस जाना चाहिए और बाज़ार का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो बहुत कुछ अब धीरे धीरे थोड़ी एक सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ भी धीरे धीरे लोगों में आने लग गया है कि भाई कंटेंट बना दो, क्वालिटी, राइटिंग, परफॉर्मेंस अब चलेगा, कुछ भी मार्केट में भेज दो। वो टेलीविज़न के साथ भी हुआ था। जब टेलीविज़न बिल्कुल बूम में आया तो शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया लोगों ने, फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी नज़र में और आम जनता की नज़र में या और लोगों की नज़र में टेलीविज़न में भी बहुत अच्छा काम हो रहा होगा। पर मैं टेलीविज़न एक पॉइंट के बाद देखना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे हिसाब के कार्यक्रम शायद उसमें नहीं दिख रहे थे। ओटीटी आया तो एकदम से एक्साइटमेंट वापस आया कि अरे ये तो बड़ी कमाल की कहानियाँ कही जा रही हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, बहुत अच्छा लेखन है। अब धीरे धीरे यहाँ पे भी मुझे लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है और सडनली सप्लाई भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे भी वो सेंस ऑफ काम धीरे धीरे आना शुरू है कि कुछ भी चल जाएगा। बट ये हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, मार्केट करेक्शन होगा या क्वालिटी पे कंट्रोल होगा, ये इसको अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर यह है कि बहुत नई चीज़ है, पिछले 5-6 सालों में ही हिंदुस्तान में एकदम से हुआ है, तो बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी इसके ऊपर ठप्पा लगाना कि क्या हो रहा है। तो आई एम वॉचिंग इट, ऑब्जर्विंग इट, देखते हैं कहाँ जाती है ये बात। आई थिंक जब से ओटीटी आया है लोगों ने सिनेमा जाना बंद कर दिया, कम कर दिया है डेफिनेटली। पर उसके पीछे हमारी भी बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि सिनेमा जाना मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा हो गया है। हाँ, बिकॉज घर बैठे आपको अगर आप कुछ देख पा रहे हैं 150 में आप पूरी फैमिली देख पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि शायद एक महंगा एंटरटेनमेंट हो गया है लोगों के लिए। परिवार जाता है तो अच्छा खासा पैसा खर्च होता है सिनेमा देखने के लिए, और वीकेंड में जा रहा है तो और ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो मुझे लगता है कि लोग बड़े चूज़ी हो गए हैं। वो बोलते हैं कि हम ओटीटी पे यही चीज़ 1 महीने के बाद देख लेंगे, हम क्यों उतना पैसा खर्च करें। True. तो हमें सिनेमा उस तरह का बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोगों को लगे कि हम इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसकी वाजिब कीमत हम वसूल भी रहे हैं। और सिनेमा में सैडली इस समय पूरे साल में शायद 1, 2 या 3, 4 फिल्मों में ही लोगों को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर पैसा खर्च करना वाजिब है, नहीं तो हम इसका वेट करेंगे, ओटीटी पे आ जाएगी, हम देख लेंगे उसी सब्सक्रिप्शन पे। So what are the some red flags for the aspiring actors who want to enter into this Bollywood industry? Like it could be fake promises,
It could be scams or harmful practices. What would you suggest them? बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो मुझे लगता है जिनसे बचना चाहिए। ख़ासतौर पे मैं अपनी लाइफ से सीख कर लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप यहाँ एक्टिंग करने आ रहे हैं तो थोड़ा ट्रेनिंग करके आइए, सीख के आइए, थोड़ा देख के आइए, थोड़ा समझ के आइए, क्योंकि बहुत सारे साल निकल जाते हैं जब तक आपको चीज़ें यहाँ की समझ में आने शुरू होती हैं। और अब तो और ज़माना बदल गया है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत था सीखने के लिए, गलतियाँ करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आज थोड़ा कंपटीशन अलग है और एक्सपोजर अलग है और चीज़ें आसान भी हुई हैं। आप घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जो हम नहीं कर सकते थे। तो किसी भी जो नए एक्टर्स या नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ख़ासतौर पे एक्टिंग करने के लिए, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रायर ट्रेनिंग या थोड़ा बहुत अनुभव ग्रहण करके आइए कहीं से भी। दूसरा ये है कि शॉर्टकट्स, जैसे मतलब वर्कशॉप्स कर लीजिए। लोग बोलते हैं आप 10 दिन का एक वर्कशॉप कर लेंगे तो आप एक्टर बन जाएंगे। एक्टिंग स्कूल्स बहुत सारे हैं मुंबई में जो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपको कुछ पैसे लेकर कुछ सिखा देंगे और आपको ये कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आप एक्टर हैं। पर आप जब इंडस्ट्री में काम करने आते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि आपको और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। तो शॉर्टकट्स से बचें। डॉक्टर बनता है 5 साल में इंसान, इंजीनियर बनता है 3-4 साल में। हर प्रोफेशन में एक समय होता है जो दिया जाता है तैयारी के लिए। एक्टिंग में लोगों को लगता है कि आए और बस बन गए। मुझे लगता है कि थोड़ा तैयारी में समय दीजिए, वो तैयारी करके ही आइए। कोई भी आपको आकर बोले कि नहीं 10 दिन में हम आपको तैयार कर देंगे, वो नहीं पॉसिबल। बिल्कुल आपको बरगलाया जा रहा है, उससे तुरंत का तुरंत बचें। स्कैम्स, लोग बोलते हैं कि इतने पैसे लेके हम आपको फिल्म में काम दिलवा देंगे, हम आपको हीरो बना देंगे, हीरोइन बना देंगे। उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं, उनके साथ बहुत सारी गलत हरकतें भी होती हैं। तो ऐसे लोगों से तो तुरंत बचना चाहिए जो कुछ बोलते हैं कि आपसे इतना पैसा लेंगे और आपको हम काम दिलवा देंगे या आपको हीरो हीरोइन बना देंगे। ऐसा होता नहीं है। जी जी। Okay, sir. Thank you so much. Thank Before you. we end, we'll have a small rapid fire round. Okay. So, which character of yours is closest to the real Pramod Pathak? बाप रे, लगभग हर किरदार जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर होता है, मुझे लगता है। और मैं अपने अंदर से ही कोशिश करता हूँ उस किरदार के ट्रेट्स जो हैं, उसके जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी जो वीकनेसेस हैं, वो अपने अंदर से ही ढूंढ कर निकालूं। तो ऐसे कई किरदार हैं जो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है महारानी का मिश्रा जो कैरेक्टर है उसके अंदर बहुत शेड्स हैं। वो गलतियां भी करता है, वो उनसे सीखता भी है, वो बहुत असर्टिव भी है, बहुत पावरफुल भी है, वो डिसीजंस लेता भी है। तो उसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं। तो आई थिंक और जिस तरह से करवाया गया वो बहुत सारा श्रेय उसको राइटर्स और डायरेक्टर साहब को जाता है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर मेहनत की और मुझसे वो रोल करवाया। सुभाष कपूर जी हो, राइटर्स टीम हो, उन लोगों ने बहुत मेहनत की इस किरदार को लिखने में और मुझसे करवाया भी शायद बहुत मेहनत करवा के। तो मुझे लगता है वो किरदार मेरे बहुत आसपास का था। So, which OTT series did you enjoy doing more, महारानी और मिर्ज़ापुर? दोनों करने में बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि दोनों ही सेट्स का माहौल बहुत अच्छा था काम करते वक्त। एक्टर्स, को एक्टर्स बहुत अच्छे थे और जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं प्रोसेस, तो आई थिंक आप बहुत सारी और चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इन दोनों सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आया। एक सीरीज़ मैंने की थी कैट, जो नेटफ्लिक्स पे है, उसकी टीम के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया था। जी 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 जी, वो एक कमाल का एक्सपीरियंस था। Yes, yes. So, name 2 directors you love to work with. I have worked with or You would have. Oh, सत्यजीत रे साहब। Okay. And थोड़ा बाहर चले जाएं तो स्पीलबर्ग साहब। Okay. इनका सिनेमा मुझे अच्छा लगा है और मैं चाहता हूँ या चाहता रहूँगा कि इनके साथ काम करने। हाँ, पर सत्यजीत रे साहब तो नहीं रहे, पर ठीक है, मैं उनके काम को देख के काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ। Okay. One Bollywood star you think is a gem of a person? अरे बाप रे। ओह,
बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप प्रोफेशनली सबको जानते हैं, पर्सनली तो मैं स्टार्स को जानता नहीं हूँ। पर अभी कुछ दिन पहले मैंने सुनील शेट्टी साहब के साथ काम किया, तो वो याद बड़ी ताज़ा है। और जिस तरह के इंसान मुझे लगे काम करते वक्त, वो बहुत काबिल तारीफ़ लगा मुझे। इसीलिए शायद इतनी लंबी उनकी जर्नी रही है कि काम करते वक्त वो बेहतरीन इंसान है। तो सुनील शेट्टी साहब, यस। Who was the best co-actor to work with, Manoj Bajpayee और पंकज त्रिपाठी? Sir. मनोज जी के साथ बहुत कम काम किया है मैंने, तो पंकज त्रिपाठी, उसके साथ हमेशा मुझे काम करने में मज़ा आया, क्योंकि नोक झोंक वाले ही कैरेक्टर हमें मिले हैं आपस में। हम हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थाई हुए हैं, तो बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में। He has a very good vibes as well. Like, yes. We could sense that as a viewer. Right, and काम करते वक्त माहौल इतना हल्का फुल्का रहता है कि पता नहीं लगता कि काम कर रहे हैं, और उसमें बड़ा मज़ा आता है। तो पंकज के साथ बहुत मज़ा आया। Okay. One film or show that completely changed your perspective on acting? ओह बाप रे अभी मैं एक सीरीज़ देख रहा हूँ, दिस इज़ अस करके, और उसकी परफॉर्मेंसेस, उसमें जो स्टोरी टेलिंग है, द वे दे हैव शॉट द एंटायर सीरीज़ हैज़ कम्प्लीटली ब्लोन मी अवे। अदरवाइज ब्रेकिंग बैड देखी है मैंने, वो बहुत अच्छी थी सीरीज़। उसके अलावा हाउस ऑफ कार्ड्स, हिंदी में मैंने पिछले दिनों कोहरा देखी थी, एक सीरीज़। पाताल लोक बहुत अच्छी सीरीज़ थी। सीक्रेट गेम्स का फर्स्ट सीज़न बहुत अच्छा था। तो ये इस तरह की सीरीज़ मुझ पर काफ़ी प्रभाव छोड़ गई हैं। सिनेमा में कहूँ तो बचपन में मैंने सत्यजीत रे साहब की एक बच्चों की फिल्म देखी थी, गोपी गायन बागा बायन। उसने मेरे ऊपर बड़ी कमाल की एक याद और छाप छोड़ी है। हाँ, तो ये सिनेमा में $1 मिलियन बेबी, एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती है। गुड विल हंटिंग एक फिल्म थी, डेड पोएट सोसाइटी। तो इस तरह का सिनेमा मुझे ज़्यादा पसंद है। ओके, इफ प्रमोद पाठक वाज नॉट एन एक्टर, व्हाट वुड यू हैव बीन? स्पोर्ट्स पर्सन। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ फुटबॉलर। मैं स्कूल में खेलता भी था और यूनिवर्सिटी तक खेला आके। फिर एक्चुअली लाइफ में सबसे पहला काम मैंने यही सोचा था कि मैं फुटबॉलर ही बनूंगा, पर कुछ चोटें, कुछ इंजरीज थी, और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई अब आप खेल नहीं सकते फुटबॉल, तो छोड़ना पड़ा। फिर छूट ही गया वो। बट इट हर्ट यू? यस डेफिनेटली, बिकॉज वो बचपन में आप सोचना शुरू करते हैं कि आप कहीं तो जाएंगे ये करते हुए, और वो सडनली वन फाइन डे ड्यू टू मेडिकल रीजंस आपके एंकल की चोटों की वजह से आपको छोड़ना पड़ता है, तो तकलीफ तो होती है। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। यस। So thank you so much for joining us today and sharing such incredible insights. Thank you. Your journey is an inspiration, I think, not only for the actors but for the people who are actually finding true joy while moving in their life. Yes, yeah. So thank you so much, and we look forward for your extraordinary work. Thank you so much. Shukriya. Thank you so much. Thank you.